जय हिंद, नमस्कार, जोहार, सुप्रभात सबको। आज फिर हम लोग बात करेंगे साइंस में। जो जे टेट या सी टेट हो, आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, 6 to 8 में है, चाहे 1 to 5 में। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 to 8 के लिए है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 वीडियो हम इसमें बना चुके हैं। चारों वीडियो को 3 वीडियो बनाए हैं, चौथा वीडियो है। सभी वीडियो देखना है तो आप आई बटन में जाइए, क्लिक करिए, और या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, फिर एंड स्क्रीन में जाइए, आपको दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना विस्तार से हम लोग इसको डिस्कस करते हुए जा रहे हैं कि आपको यहाँ से प्रश्न एकदम पकड़ाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है क्या कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, बिटुमिन, बॉक्साइड, मेटालॉइड या फिर अयस्क। तो इसका आंसर होगा ओर्स यानी अयस्क होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यानी भूगर्भ में यानी पृथ्वी के अंदर विभिन्न धातुओं के कच्चे प्रारूप को हम लोग अयस्क कहते हैं, है ना, जो धातु में प्रस्तरों में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हुआ। यानी अयस्क धातुओं का रूपांतरित स्वरूप है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। अयस्कों के उत्खनन एवं निष्कर्षण, यानी उसको जब कच्चा माल के रूप में प्राप्त किया जाता है और उद्योगों के द्वारा उसको उत्खनन करने के बाद निष्कर्षण किया जाता है, तभी धातु की प्राप्ति होती है। बॉक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। बिटुमिन कोयले का एक रूप है। यह काले रंग का होता है ना, काले भूरे रंग का होता है। इसकी क्वालिटी जो होता है लिग्नाइट क्वालिटी से बेहतर मानी जाती है। उसी तरह मेटलॉइड देखते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में रासायनिक तत्वों की वह श्रेणी जो धातु और अधातुओं का एक सम्मिश्रण होता है, जैसे बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन आदि। ठीक है, आगे देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है कि धातु के अमलगम में दूसरा तत्व है, कौन है? कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। तो आंसर इसका होगा मरकरी यानी पारा। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें पारा यानी मरकरी को किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है। अधिकांश धातुएं पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करती है, परंतु लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन, है ना, टेंटेलम के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है। चांदी के अमलगम का प्रयोग दंत चिकित्सक यानी जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, द्वारा किया जाता है, जबकि सोने के अमलगम का उपयोग धातु से स्वर्ण निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू, है ना, यानी पीएच वैल्यू 2 है, तो यह है, क्या है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार। तो हम जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा होता है, यानी जिसको पीएच स्केल में यदि मेजर करते हैं तो उससे जिसका पीएच स्केल जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। यहाँ पर हमको ये भी जानना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएच का फुल फॉर्म जान लेना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारता का मापक है। ये क्या है? किसी विलयन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें अम्ल है, ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, उसके मापक यंत्र है ये। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन, ठीक है, लिक्विफाइड हाइड्रोजन आयन की गतिविधि के सह लघु गणक रूप में परिभाषित किया जाता है, लॉग के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को स्पष्ट करता है। हम जान रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी 7 वाला जो विलयन होता है वह न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, लेकिन 7 से जैसे ही कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक पीएच वैल्यू होगा वह क्षारीय होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका पीएच वैल्यू 2 है, यानी काफ़ी अम्ल, माने ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रबल अम्ल है, और इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए कि इक्वेशन दिया हुआ है जिसको बैलेंस में लाना है ना, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ABCD दिया हुआ है, इसके स्थान पर कौन सा चीज़ होगा, है ना। जो एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतिक्रिया कराया जा रहा है जल के साथ, तो ये क्या बन रहा है? NaAlO2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहाँ ABCD के स्थान पर क्रमवार क्या होगा? ठीक है, तो आप बैलेंस करिए। जब बैलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो ये NaAlO2 बना। तो हम यहाँ से गर्म किए तो यहाँ O2 यहाँ पर हो गया। तो एक एक चीज़ को पहले बैलेंस करिए, है ना। फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ H2 निकला, तो हम यहाँ बैलेंस करते हैं यदि एक चीज़ को, तो आप एल्युमिनियम को बैलेंस करिएगा तो वहाँ यदि एक की जगह 2 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी 2 एल्युमिनियम होगा, 2 सोडियम होगा, और 2 सोडियम हुआ तो B की जगह आपको 2 डालना पड़ेगा। तो 2 डाल दिए, तो अब यहाँ 2 डाल दिए तो ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो ये तो 3 ऑक्सीजन तो होगा नहीं। हालांकि यहाँ पर C की जगह भी हमको 2 डालना पड़ेगा, तब जाकर के इस इक्वेशन में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन
यहाँ पर ऑक्सीजन दो मिल गया तो यहाँ दो हो जाएगा, यानी डी के स्थान पर भी दो आ गया तो 4 ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से सी की जगह भी दो रखना होगा और डी की जगह फिर भी दो हमको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सभी जगह यानी बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन है यानी इक्वेशन को हम लोग संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में विविध संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, सही को चुनना है। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है यानी रिवर्सेबल होती है। ठीक है, यानी सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। और सी में है रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना और बनना, यानी जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटता है और जुड़ता है ना, बंधों का टूटना और जुटना होता रहता है। और इस तरह से उपरोक्त सभी है। तो स्पष्ट है कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब उसमें जो भी अणु होते हैं, जो उनके रासायनिक परिवर्तन में जो उसके बंधन होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं और जुड़ते हैं। तो आंसर सी इसका सही आंसर होगा। यानी अणुओं के बीच रासायनिक बंधों का टूटना और नए बंधनों के बनने के साथ नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर दोनों के एक साथ रिएक्शन जब मिला देते हैं तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन मेरा वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ये दोनों को रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो एक्वस फॉर्म में होता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आंसर इसका सी हुआ। आगे देखते हैं DDT है। DDT क्या चीज है? एक एंटीबायोटिक है या घटनीय प्रदूषक या फिर है अपघटनीय उर्वरक या फिर डाइफ्लोरो टाइटेनियम है। तो इसका आंसर यहाँ बी होगा, यानी DDT जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT एक अपघटनीय प्रदूषक है जो वातावरण में और जीवित वस्तुओं में आसानी से विघटित नहीं होता है, याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट हम लोग देख रहे हैं कि DDT का जो आविष्कार 1950 ईस्वी में पॉल हरमेन मूलर ने मच्छर एवं कीटों को नष्ट करने के लिए किया था और कुछ वर्षों के बाद ही DDT का कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यह अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने पर, है ना, यानी ज़्यादा इसको हम लोग यूज करेंगे तो भूमि एवं जल दोनों प्रदूषित होता है, यानी भूमि की उर्वरता शक्ति भी नष्ट होती है और जल भी प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि यदि एक मैग्नेट यानी चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, छड़ है उसको लंबाई से इस तरह से हम लोग उसको 4 टुकड़ों में काटे जाते हैं तो ध्रुवों की कुल संख्या कितना होगी। तो हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेट में 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है और यहाँ प्रश्न कहा जा रहा है कि 4 टुकड़ा में उसको काटना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, 2 होगा इसका पोल या कुल 4 पोल हो जाएगा या 8 पोल होगा या फिर 6 पोल होगा, है ना, यानी ध्रुव होगा। तो यहाँ स्पष्ट है 8 होगा, क्योंकि एक चुंबक में 2 होता है और 4 टुकड़ा में काटते हैं तो प्रत्येक चुंबक को काटते हैं तो 2-2 होगा, यानी यहाँ और डिटेल में जानते हैं। देखिए, चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। चुंबक में आकर्षक, है ना, आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण होता है, यानी सेम पोल में विकर्षण हो जाता है और विपरीत पोल में आकर्षण होता है। चुंबकीय द्विध्रुवीय होते हैं यानी ये बाइपोलर होते हैं, अर्थात इसमें 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं जिन्हें उत्तरी पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। चुंबक की छड़ को लंबाई से टुकड़ों में काटने पर पृथक चुंबक का निर्माण होता है, यानी एक नया चुंबक का निर्माण होता है और 4 टुकड़ों में काटा गया तो प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के हम लोग एक चुंबक को 4 टुकड़ा में काटे हैं तो 2-2 पोल बनाएगा तो 8 पोल बनेगा, यानी 4 टुकड़ों में प्राप्त चुंबक में ध्रुवों की संख्या यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन यह नमक के संतृप्त विलयन में यह तैरने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडे के कवच में स्थित तरल माध्यम, बी में है शुद्ध जल का उच्च घनत्व, सी में है नमक के पानी का उच्च घनत्व और डी में है अंडे का कवच कैल्शियम का बना होता है जो शुद्ध पानी से हल्का होता है।
तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ होगा सी, यानी नमक के पानी का उच्च घनत्व के कारण वह वहाँ डूब नहीं पाता है, तैरने लगता है। नमक मिले लवणीय जल के घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, अंडे के घनत्व से अधिक होता है, जबकि शुद्ध जल का घनत्व अंडे के घनत्व से कम होता है। तो जहाँ कम होता है वहाँ क्या हो जाता है, डूबेगा। इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी नमक के पानी का उच्च घनत्व के कारण उसमें वो डूब नहीं पाता है और उसमें वो तर जाता है, जबकि शुद्ध पानी में वह डूब जाता है। तो हमको क्या पता चलता है कि नमक मिले लवणीय जल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है, जबकि शुद्ध जल का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व या अंडे के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर वो, जबकि शुद्ध जल का घनत्व अंडे के घनत्व से कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि के द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए Ca KClO3 को MnO4 के साथ गर्म करने पर पानी के विद्युत अपघटन द्वारा या प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। यानी प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने की महत्वपूर्ण विधियाँ इस प्रकार है। KClO3 को MnO2 के साथ गर्म करने से तथा जल यानी H2O के विद्युत अपघटन द्वारा इसका निर्माण संभव है। और इन विधियों से ऑक्सीजन प्राप्त करने की विधियाँ को हम लोग इस तरह करते हैं। जैसे देखिए KClO3 को हम लोग MnO4 के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। फिर उसी तरह वाटर को हम लोग सीधे गर्म करते हैं तो वाटर और फिर इसमें जो ऑक्सीजन मिला रहता है इसको इस तरह अलग कर देता है और इस विधि के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न कहता है कि एक गेंद किसी बेग से ऊपर की ओर उछाली जा रही है, किसी बेग से ऊपर की ओर उछाली जा रही है, यह 50 मीटर तक गया, यानी 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास पुनः लौट कर आ जाता है, ठीक है, वो फिर जो फेंका उसी के पास लौट आता है। तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर है, या इसके द्वारा कुल विस्थापन 100 मीटर हो गया, या इसका कुल विस्थापन 0 हो गया, या फिर इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। तो देखिए दोस्तों दिमाग लगाइए, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पर फेंका गया 50 मीटर ऊपर लेकिन उसी के हाथ पर आया, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 हो गया, यानी 0 हो गया, ठीक है, विस्थापन 0 हो गया। यानी जब किसी कोई मान लिया जाए कि कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु P से बिंदु Q तक उछाली जाती है, पुनः वापस आती है P पर, तो यहाँ विस्थापन 0 हो जाता है। यानी किसी गेंद को बेग से ऊपर उछालने के बाद 50 मीटर की ऊंचाई तक जाकर पुनः वह गेंद वापस फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में ही आ जाता है, तो यहाँ विस्थापन 0 हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। किंतु तय की गई दूरी 0 कभी नहीं होती है, क्योंकि जो विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक उदासीन पिंड होता है। एक उदासीन पिंड क्या होता है, केवल धनात्मक आवेग या फिर कोई ऋणात्मक आवेग नहीं, या फिर केवल ऋणात्मक आवेश या कोई धनात्मक आवेश नहीं, या ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश के बराबर होता है, बराबर मात्रा में होता है, या फिर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा सी, यानी उदासीन कह रहा है तो यहाँ क्या होगा, उदासीन में क्या होता है, दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों इक्वल होते हैं। यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संबंध किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है। यानी सामान्य अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश की दोनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु अथवा तत्व अनावेशित या उदासीन अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर ऋणात्मक आवेश की वृद्धि होती है, और जबकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ने पर धनात्मक आवेश में वृद्धि होती है, ठीक है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, ठीक है। देखिए कहने का तो कुछ है लेकिन कहने प्रैक्टिकल में होता नहीं वैसा। देखिए 1:30 या 1:40 या 1:50 या 1:60, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम जो होता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षक का जो अनुपात होता है, यानी PRT के लिए चर्चा करते हैं तो एक टीचर पर 30 विद्यार्थी, इसलिए यहाँ आंसर इसका ए होगा। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए यानी PRT के लिए 1:30 रखना अनिवार्य है, उच्च प्राथमिक के लिए
1:35 होता है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने राष्ट्रीय माध्यमिक स्तर पर पीआरटी का अनुपात 1:30 निर्धारित किया है। तो ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या कि कौन रासायनिक उर्वरक का यहाँ उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो इसका आंसर होगा कंपोस्ट यानी डी। यूरिया, पोटास, फॉस्फेट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है, जबकि कंपोस्ट जो है जैव उर्वरक का उदाहरण है। याद रखना है किसका उदाहरण है? जैव उर्वरक का उदाहरण है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, CONH2 का होल 2 है। यह नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। पोटास को हम लोग पोटासियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। फॉस्फेट को ऑर्गेनोफॉस्फेट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर मैग्नेटिक एनर्जी यानी चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है, यानी सोलर सेल जो होता है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को, है ना, प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में करने के लिए फोटोवोल्टिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में किसका वेग यानी किसका वेलोसिटी मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है? हवा में, जलधारा में, ध्वनि में या प्रकाश? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का या प्रकाश का? स्पष्ट आंसर डी होगा, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश सर्वाधिक वेग के साथ गतिमान होता है। प्रकाश का अधिकतम वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की गति के समान ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति भी होती है। ठीक है, ध्वनि का अधिकतम वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो बहुत कम हो प्रकाश से, है ना। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गति कर सकती है। और यहीं पर देखिए कि वेग का, ध्वनि का वेग जो होता है कम होता है प्रकाश के वेग से। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब थंडरिंग होता है, लाइटिंग एंड थंडरिंग, यानी जब कड़कती है बिजली, तो दोनों एक साथ होता है। बिजली का चमकना और बादल का कड़कना दोनों एक साथ होता है, लेकिन हमको बिजली पहले दिखाई देती है और जो कड़क की आवाज़ होती है वो देर से आता है, क्योंकि उसको आने में समय लगता है, उसका स्पीड कम है। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें किसका आंसर होगा? तो स्पष्ट है, यहाँ पर इसका आंसर ए होगा। यानी ठोस पदार्थ कि वह अवस्था है जिसके अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, सबसे कम होता है, इसलिए कड़ा होता है, जकड़ा होता है। ठीक है, वस्तुतः ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसके आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति अवरोधक गुण होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है तथा इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल अधिक प्रबल होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है अधिक शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? SMS कहते हैं, फैक्स कहते हैं, ईमेल कहते हैं या फिर टेलीग्राम? तो इसका आंसर होगा ईमेल। यानी ईमेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने अथवा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होता है। ईमेल भेजने अथवा प्राप्त करने के लिए एड्रेस होना अनिवार्य है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1972 में टॉमस लिंकन ने पहली बार ईमेल संदेश भेजा तथा इसके लिए @ चिन्ह का चयन किया। ठीक है, आप देख रहे हैं, यह साइन का चयन किया। इस प्रकार टॉमस लिंसन को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहता है कि मानव के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। क्या है? अमाशय, यकृत, आंत्र या फिर वृक्क? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बी, यकृत। यानी यकृत मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, क्योंकि यह रुधिर यानी ब्लड में उपस्थित आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। साथ ही एमिनो अम्ल के उत्सर्जन में भी यह सहायक होता है।
यकृत की कोशिकाएं केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ा ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या होता है, यकृत होता है। आगे देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न फिर ये कहता है क्या कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, याद रख लीजिए, जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑल टाइम मनी या फिर ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन या फिर हो गया ऑडिट टेलर मशीन। तो इसका यही आंसर सही होगा, यानी एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन का एक अंग है जिसके माध्यम से वित्तीय संस्थाओं में लेन देन किया जाता है। एटीएम के माध्यम से बिना पासबुक के बिना पासबुक के यानी कार्ड की सहायता से ही धनराशि का हम लोग विड्रॉ करते हैं, आहरण करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। सबसे अधिक ट्यूबवेल यानी सबसे अधिक यहाँ पर नलकूप जो होते हैं किस देश में है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। तो स्पष्ट है इसका आंसर भारत होगा, यानी विश्व में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में है। भारत में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों में सिंचाई का ये प्रमुख साधन नलकूप ही है, यानी ट्यूबवेल ही है। प्रथम योजना काल यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश में नलकूपों की संख्या मात्र उसमें 3000 थी। वर्तमान समय में तो यहाँ पर कई लाख हो गए हैं। ठीक है, 57-58 लाख, बहुत लाख में हो गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका आंसर बी होगा, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार प्रदान करता है। शिक्षित बेरोजगारों को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 1993 में की गई। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर उपलब्ध यानी जो होता है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है। पशुमल, खनिज तेल, जैव कचरा या फिर मानव मल। तो स्पष्ट है इसका आंसर बी होगा, यानी खनिज तेल। बायोगैस संयंत्र में पशुओं के अपवर्ज्य पदार्थ यानी बेकार पदार्थ, मानवीय अपशिष्ट एवं जैव कचरों का उपयोग किया जाता है। इन अपशिष्टों के माध्यम से बायोगैस बनाई जाती है। बायोगैस संयंत्र में एक डाइजेक्टर तथा गैस होल्डर होता है जो ईंधन का काम करता है। बायोगैस पर्यावरण के अनुकूल तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इससे उच्च गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों का भी निर्माण होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जैव अपघटय पदार्थ है। ठीक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्पष्ट है इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जैव अपघटय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रम के साथ अपघटित होते हैं, है ना। इसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कहा जाता है। सभी कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं यानी लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं जैव अपघटय कहलाते हैं, जिनका अपघटय जैविक प्रक्रमों द्वारा होता है। ठीक है, यानी बायोटिक प्रोसेस के द्वारा होता है, जैविक प्रक्रमों में होता है। जैसे गोबर, सूती बस, जूट, कागज इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा इत्यादि गैर जैव अपघटीय पदार्थ हैं जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है। क्या होता है श्वेत फेफड़ा कैंसर? एस्बेस्टस से या फिर पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो इसका आंसर ये होगा एस्बेस्टस से। श्वेत फेफड़ा जिसको व्हाइट लंग कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ये एस्बेस्टस है ना, एस्बेस्टोसिस भी इसको हम लोग कहते हैं। एस्बेस्टोस निर्माण उद्योग में लगे लोगों के फेफड़ों में उसके फाइबर का एक संग्रह हो जाता है जो श्वसन को समस्याग्रस्त बनाता है तथा उसके विस्तार एवं संकुचन की क्षमता को धीरे धीरे
कमज़ोर कर देता है और बाद में डैमेज कर देता है। एस्बेस्टस कई प्रकार की खनिजों के सिलिकेट हैं। इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग जो होता है उद्योगों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, अंकों के आधार पर किस पाठ्य पुस्तक यानी विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती है? अंक के आधार पर स्वास्थ्य, योगा, संगीत या इनमें से सभी? तो स्पष्ट इसका आंसर होगा इनमें से सभी। कहने का मतलब है यहाँ कि देखिए, विषयों की जांच के लिए आयोजित परीक्षाएं के बाद मूल्यांकन का आधार अंक होता है ना। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के अध्ययन और लेखन की क्षमता तथा स्तर को जाना जाता है, समझा जाता है। स्वास्थ्य, रोग, संगीत ऐसे विषय हैं जहां मूल्यांकन के लिए अंकों की प्रणाली का प्रयोग संभव नहीं है। वस्तुतः यह मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिसका अंकों के आधार पर मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी या फिर चंदौली, लखनऊ या वाराणसी? तो इसका आंसर होगा चंदौली। वन्यजीव है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभयारण्य विंध्याचल पर्वत के विजयगढ़ तथा नौगढ़ नामक दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। इस वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, सांभर के अतिरिक्त अन्य 150 से अधिक प्रजाति यहाँ का संरक्षण है। आगे देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? वाह, क्रिसमस हम लोग जानते हैं कितना होता है, 25 दिसंबर को होता है, लेकिन 25 दिसंबर को गर्मी कहाँ पड़ेगा, वहीं मनाया जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका आंसर होगा यहाँ सी, ऑस्ट्रेलिया। कैसे देखें, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो होता है गर्मियों में मनाया जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के विपरीत मौसम होता है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ठंडा रहेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में ठंडा रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहेगा, वहाँ गर्मी रहेगा तो यहाँ ठंडा रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में, जनवरी तथा फरवरी के महीने में शीत ऋतु होती है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। और इसी दौरान दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अतः ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो होता है मैंने दिसंबर यानी 25 दिसंबर में वहाँ अधिक गर्मी होती है और उसी समय वहाँ पर मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इस तरह का वीडियो देखना चाहिए, हमको जानकारी मिल रही है तो हमें भी कोऑपरेट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब किए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपका जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, बाय।